दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले आज की खास खबरों पर नजर। सुशांत मामले के टीवी कवरेज पर आज तक समेत 4 चैनल दंडित। यूपी में दलित बच्चियों पर तेजाब फेंका, बुजुर्ग को पिलाई पेशाब। कोर्ट ने एडीजी से पूछा, लड़की आपके परिवार की होती तो भी यही करते। राज्यपाल कोश्यारी का उद्धव से अजब सवाल, सेकुलर कैसे बन गए। तनिष्क के विज्ञापन में कुछ लोगों को हुआ ऐतराज तो विज्ञापन हटाया। नीतीश को खुश करने के लिए बीजेपी ने 9 बागियों को बाहर किया। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया सच को छिपाता है, झूठ को फैलाता है, तो ज़रूरी है कि स्वतंत्र मीडिया को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत किया जाए, उसका साथ दिया जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद के मीडिया कवरेज के मामले में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 4 समाचार चैनलों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए कार्रवाई की है। एनबीएसए ने सुशांत सिंह के फेक ट्वीट का इस्तेमाल करने के लिए आज तक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो जी न्यूज़, न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी से माफ़ी मांगने को कहा है। आज तक से भी माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। इनके खिलाफ दिशा निर्देशों के उल्लंघन की 4 अलग अलग शिकायतें थी और इन्हें हर मामले में अपने चैनल पर माफ़ी मांगनी होगी। दरअसल एनबीएसए ने पाया कि आज तक ने एक ट्वीट का इस्तेमाल ये कहकर कर दिया कि वह सुशांत सिंह राजपूत का ट्वीट है, जबकि वह फेक ट्वीट था। आज तक ने खुद जानकारी एकत्रित नहीं की थी और उसने इसकी पुष्टि अलग स्रोतों से भी नहीं की। इस ट्वीट को चलाने के पहले ही इसकी जांच करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। हालांकि बाद में उसने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था और ये खबर हटा ली थी। इसके अलावा इन समाचार चैनलों ने ऐसी शीर्षक, टैगलाइन और टॉप बैंड का इस्तेमाल किया जो दिशा निर्देशों के खिलाफ था। एनबीएसए को इस पर भी आपत्ति है। मसलन आज तक की टैगलाइन थी, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। तो जी न्यूज़ ने हेडलाइन लगाई, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। न्यूज़ 24 की हेडलाइन थी, अरे आप अपनी फिल्म खुद क्यों नहीं देखते। आत्महत्या और संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत की खबरों में मृतक की देह नहीं दिखाई जाती है, लेकिन आज तक और इंडिया टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत के शव को दिखाया था, और वो भी क्लोजअप में। ये भी एनबीएसए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। एनबीएसए ने एबीपी, माझा और न्यूज़ नेशन को इस मामले में राहत दी है, क्योंकि इन चैनलों ने शव की तस्वीर को क्लोजअप में नहीं दिखाया था और इसके बाद ऑन एयर माफ़ी भी मांगी थी। इन चैनलों ने दूसरे मामलों में भी एनबीएसए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। आज तक का रिपोर्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के घर में घुस गया और उसने उनसे बातचीत की, जबकि वो दुखी थे। चैनल को लोगों की निजता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। वहीं एक दूसरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जा रहे कंटेंट के रेगुलेशन के लिए कोई वैधानिक तंत्र क्यों नहीं है। अदालत ने कहा कि जिस तरह प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था है, वैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एनबीएसए की कार्रवाई को लेते हैं। एनबीएसए ने जो कार्रवाई की है, ये बहुत छोटी सी कार्रवाई है और बहुत हल्के स्तर की कार्रवाई है। आप देखें कि सुशांत सिंह मामले में लगभग सभी राष्ट्रीय चैनलों ने अति कर दी थी, और जिन्होंने अति की थी उनका तो इसमें नाम भी नहीं है। और जिस तरह की अतियाँ हुई थी, उनके मुकाबले ये छोटी छोटी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। तो एनबीएसए का इसे पाखंड कहना चाहिए। ये संस्थान बिल्कुल नाकारा है और किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में अभी तक नाकाम रहा है। तो
ये जो कार्रवाई हुई है इसका कोई असर पड़ेगा इंडस्ट्री पर, ऐसा नहीं लगता। आप देखिए कि इस पूरे मामले में एनबीएसए की जो 3-4 महीने से कार्रवाई होनी चाहिए थी, अपनी तरफ से कुछ नोटिस लेना चाहिए था। शिकायत आएंगी तब वो कार्रवाई करेगी, और शिकायत नहीं आई तो अपराधी छूट जाएंगे। ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो एनबीएसए जो अपने आप को पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बॉडी बताता है और ये मानता है कि वो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है, इस मामले में बहुत ही लचर, बल्कि हर मामले में हम पिछले अगर इसके पूरे रिकॉर्ड को देख लें तो बहुत ही निराशाजनक पाएंगे। ये एक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है ये संस्थान, ये बॉडी। और इंडस्ट्री जो कह रही है कि हम अपने खुद से अपने को सुधार लेंगे, ये एक और उदाहरण है जिससे पता चलता है कि इंडस्ट्री अपने से सुधरने वाली नहीं है। इसके पीछे एक ठोस तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, तब कार्रवाई होगी। और इस तरह की कार्रवाई से न इन चैनलों पर कोई फर्क पड़ना है और ना ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री में कोई इसका ठोस मैसेज ही जाएगा। ये आज की खबर है, कल भुला दी जाएगी, चैनल नहीं सुधरेंगे। तो ये समझने की बात है कि एनबीएसए की जो कार्रवाई है एक तरह का छलावा है, एक तरह का धोखा है। इससे किसी तरह के परिवर्तन, किसी तरह के सुधार की उम्मीद नहीं बनती है। इसलिए इस छलावे में नहीं आना चाहिए और ये लगातार कोशिश होनी चाहिए कि एक ऐसी बॉडी बने, जैसा कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह एक बॉडी बने। हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसी तरह की डिफंक्ट बॉडी है, उसने अभी तक कुछ भी ठोस नहीं किया है, उसके पास ना अधिकार है ना वो किसी को दंड दे सकता है। तो ऐसी काउंसिल का क्या फ़ायदा। तो एक ऐसी काउंसिल बने जिसके पास अधिकार भी हों और जो इस तरह के चैनलों को, जिसमें रिपब्लिक टीवी खास तौर पर आता है, जी टीवी खास तौर पर आता है, न्यूज़ 18 के चैनल खास तौर पर आते हैं और आज तक समेत बाकी चैनल भी जो इतनी गंद फैला रहे हैं पूरे माहौल में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हैसियत और औकात रखता हो, ताकत रखता हो। अन्यथा इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं, पहले भी इस संस्था ने जुर्माने लगाए हैं, कुछ चैनलों ने उसको माना भी नहीं है और उसका विरोध भी किया है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी इसको आप इसी तरह से आई वॉश, जो हिंदी इंग्लिश का एक टर्म है कि आंखों में धूल झोंकना आप कह लीजिए, उससे ज़्यादा इसका कोई अर्थ और महत्व नहीं है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का परसपुर में 3 दलित बहनों पर तेजाब से हमला किया गया है। तीनों बहनें जब सो रही थीं तब ऊपर से किसी ने तेजाब फेंक दिया। 2 बहनें मामूली रूप से झुलसी हैं, जबकि तीसरी का चेहरा ज़्यादा झुलस गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले को उठाया। उन्होंने तेजाब फेंके जाने की खबर को ट्वीट किया। तेजाब किसने फेंका और क्यों फेंका, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं एक और मामले में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट और जबरन पेशाब पिलाने का मामला भी सामने आया है। ये भयानक हादसा ललितपुर जिले के रोड़ा गांव का है। इतना ही नहीं, जब पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस में इसकी शिकायत की तो आरोपी केस वापस लेने का दबाव बनाने लगे। रोड़ा गांव निवासी पीड़ित बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि सोनू यादव नामक एक व्यक्ति ने मुझे एक कप में भरकर अपना मूत्र पीने के लिए दिया और मजबूर किया। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर लाठी से हमला कर दिया। उसने कुछ दिनों पहले मेरे बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और हमने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, इसलिए वो हम पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। इस मामले पर ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ा मंजर बेग का कहना है कि हम किसी भी तरह की गुंडई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो उत्तर प्रदेश, जो कि अब उसको हम बिना हिचक अपराध प्रदेश कह सकते हैं, जंगल राज, गुंडा राज, पहले से ये टर्म इस्तेमाल होने लगे हैं योगी राज के लिए, और राम राज की बात अब झूठ साबित हो चुकी है। हर दिन, लगभग हर दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी इलाके से दलितों पर अत्याचार के मामले आ रहे हैं और भयानक अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस के बाद बलरामपुर, भदोही और उसके बाद कल हमने आपको एक और घटना का जिक्र किया था और आज ये नई घटना सामने आ गई जिसमें बेरहमी से 3 बच्चियों पर, दलित बच्चियों पर तेजाब छिड़का फेंक दिया गया है और वो बुरी तरह घायल भी हुई हैं।
अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये सब कटघरे में है। जाहिर है क्यों? क्योंकि उनका कोई अब प्रताप नहीं रह गया, कोई उनका खौफ नहीं रह गया। खौफ से मेरा मतलब आतंक से नहीं है, कि इतना तो पुलिस का दबदबा होना चाहिए कि अपराधी घबराएं, इस तरह के क्राइम करने से घबराएं। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खुली छूट मिल गई है दलितों पर अत्याचार करने की। जो भी दबंग जातियां हैं, जो भी सवर्ण हैं, या जिनके पास किसी भी तरह का शासन प्रशासन से संरक्षण जिनको मिला हुआ है, वे खुलेआम अपना खेल खेल रहे हैं। अपने से कमज़ोर जातियों को, लोगों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल के दौरान क्या क्या हुआ है और किस दिशा में ज़्यादा प्रगति हुई है। विकास तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, कानून व्यवस्था, वो भी योगी और उनकी सरकार, बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के लोगों को मुहैया नहीं करा पाई। अगली खबर लेते हैं। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले में कथित गैंगरेप की शिकार युवती के जबरन रात में किए गए अंतिम संस्कार पर उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की है। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा, अगर लड़की आपके परिवार की होती तो भी क्या आप इसी तरह से उसका दाह संस्कार करते? हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने अदालत को बताया कि रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार करने का फैसला उनका था और कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका के तहत उन्होंने ऐसा किया था। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसा करने के लिए उन पर राज्य सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं था। सुनवाई के दौरान मीडिया को आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए स्वतंत्र रूप से इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है कि अदालत ने सचमुच में क्या कहा था। वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार परिवार ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बाहर की जाए। अदालत ने 2 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और मृतक लड़की के परिजनों को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। वहीं हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने बुलगड़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। सीबीआई ने करीब 3 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद, यानी घटनास्थल के पर ये बातचीत करने के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया था आधी रात को। तो एक तरफ हाईकोर्ट ने बहुत ही शानदार पहल की है, अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को अपने पास ले लिया है सुनवाई के लिए और हाजिर होने के लिए कहा। और ये पहली सुनवाई थी जिसमें हाई कोर्ट का सख्त रुख दिख रहा है। वो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा परेशान हैरान इसलिए था कि आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया उनकी परिजनों की सहमति के बिना, और उसके परिजनों ने अदालत के सामने ये कहा भी कि उनसे इसके लिए ना तो अनुमति ली गई, ना ही उन्हें उस घटनास्थल पर ले जाया गया। तो एक स्पष्ट रूप से, और फिर ये बहानेबाजी भी कि हालात ख़राब हो सकते थे। दूसरी बात ये भी दिख रही है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, पुलिस के हों चाहे प्रशासन के, वो अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरह के फैसले स्थानीय स्तर पर नहीं होते, लखनऊ से निर्देश आने के बाद ही हुआ होगा। तो अब सरकार चूंकि कटघरे में फंस गई है, तो उसको बचाने का अभियान भी इन अधिकारियों के सिर पर डाल दिया गया है। तो एक तो ये है, अच्छी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, लेकिन जो पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, वो उनकी चिंता को भी समझना चाहिए, उनके भय को भी समझना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि राज्य के बाहर सुनवाई हो, तो कोई ऐसी जगह ढूंढी जानी चाहिए जहां वो निश्चिंत होकर अपनी बात कह सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार का भयानक आतंक है, दलित बुरी तरह से आतंकित हैं और इन्हें भी आतंकित करने की कोई भी कसर छोड़ नहीं रखी है उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने। तो ये बहुत ज़रूरी है। सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है, सीबीआई से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। सीबीआई, हम जानते हैं कि पिंजरे का तोता है और वो पिंजरा की चाबी अभी केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ
कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसको किसी तरह का डैमेज हो, ख़ासतौर से ये देखते हुए कि 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो ये जांच पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। अलबत्ता अगर अदालत इस मामले में सख्ती दिखाए और जांच पर नज़र रखे तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है कि न्याय मिल पाएगा पीड़िता को। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण को लेकर देश का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी तक मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और उसका कहना है कि जब रेस्तरां खोलने की इजाज़त दे दी गई है तो मंदिरों को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। मुंबई के अलावा पुणे व अन्य दूसरे शहरों में भी बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे हैं और वहीं पर पूजा आरती कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें समर्थन मिला है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बेहद तीखी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उद्धव पर तंज करते हुए लिखा है कि आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं और खुद को भगवान राम का भक्त बताते हैं, लेकिन क्या अब आप सेकुलर हो गए हैं। उद्धव ने भी चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें हिंदुत्व के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोश्यारी की इस प्रकार की चिट्ठी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोश्यारी राज्य के राज्यपाल हैं जो एक संवैधानिक पद है और इसीलिए वो तो उस पद पर आसीन होते ही धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। लेकिन उनके ऐसे बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच चले घमासान में भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एंट्री ले ली थी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जो रवैया है, जो व्यवहार है, इस चिट्ठी में बहुत उभर कर सामने आ रहा है कि किस तरह से वो गवर्नर की तरह पेश नहीं आ रहे हैं, एक पार्टी के नेता के रूप में आ रहे हैं, एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आ रहे हैं और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। दूसरी बात ये है, हालांकि ये कोई पहली बार वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब कंगना रनौत से मिले थे, जब पायल घोष से मिले थे और उसके पहले जब आधी रात को ही राष्ट्रपति शासन हटाकर और बिल्कुल तड़के देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने शपथ दिला दी थी, तो उस समय भी उनका जो चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। तो वो आरएसएस के एक स्वयंसेवक की तरह गवर्नर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरा जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है उसके खिलाफ है। अगर वो राज्यपाल के पद पर बैठे हैं तो राज्यपाल की गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है और जो नियम कानून है उसके हिसाब से उसको चलना होता है। लेकिन कोश्यारी को शायद ये बताया नहीं गया है, उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है या वो इन चीज़ों को वो महत्व नहीं देते हैं। इसलिए तमाम संवैधानिक परंपराओं को, संविधान के नियम कायदों को दरकिनार करके वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि चिट्ठी लेकर पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि आप सेकुलर क्यों हो गए। अब सेकुलर आप महोदय, जिस संविधान की आपने शपथ ली है उसमें सेकुलर वर्ड है। आप इसीलिए उस पद पर बैठे हैं। जिस दिन आप कहेंगे कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, आपको वहाँ से ठोकर मार के निकाल दिया जाए ना चाहिए, अगर ऐसा है तो। लेकिन ये एक पक्ष है कोश्यारी का। दूसरा ये है कि बीजेपी इस कोरोना काल में भी बाज नहीं आ रही है राजनीति करने से और पूरी जनता को भड़काकर सड़कों पर खड़ा कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो। तो बड़ी तादाद में आप लोगों की भावनाओं को भड़काकर सड़कों पर ला रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है उसको भी चुनौती दे रहे हैं और एक तरह का ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म की राजनीति करके सरकार के खिलाफ। तो ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है इस समय, कोरोना के समय खास तौर पर, क्योंकि जब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो जिम्मेदारी एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, खास तौर पर तब जबकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और दुनिया की सबसे बड़ी सरकार है, पार्टी है। तो ये जिम्मेदारी भी उसको महसूस करना चाहिए, लेकिन टुच्चे राजनीतिक स्वार्थों के सामने शायद ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अगली खबर का रुख करते हैं। टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपना विवादास्पद विज्ञापन हटा लिया है। उसके इस नए विज्ञापन का नाम एकत्वम है।
45 सेकंड की इस विज्ञापन फिल्म में दो अलग अलग धर्मावलंबियों के बीच शादी दिखाई गई है। इस विज्ञापन में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम परिवार अपनी पुत्र वधू के लिए परंपरागत हिंदू रीति रिवाज वाले कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। विज्ञापन के सेट से लगता है कि वह दक्षिण भारतीय परिवार है। वीडियो में भरा पूरा मुस्लिम परिवार दिखता है, बगीचा है, दीपमालाएं हैं और नटराज की प्रतिमा भी है। वीडियो के अंत में वो महिला अपनी सास से पूछती है, ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है ना। इस पर उसकी सास उसे जवाब देती है, पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। इसके बाद विज्ञापन में संदेश दिया गया है, एक जो हुए हम तो क्यों ना कर पाएंगे, एक जो हुए हम तो क्या न कर जाएंगे, यानी इसमें एकता की बात कही गई है। पिछले हफ्ते ये विज्ञापन आया था, लेकिन सोमवार यानी 12 अक्टूबर को ट्विटर पर इस विज्ञापन के खिलाफ बायकॉट तनिष्क हैशटैग ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन बहस का मुद्दा बन गया है और लोग इसके बारे में कई तरह से बात कर रहे हैं। कोई इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बता रहा है तो कोई एंटी हिंदू। कई लोग तो तनिष्क के गहने नहीं खरीदने की बात करते हुए ब्रांड का बहिष्कार करने की मांग उठा रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो विज्ञापन को तनिष्क ने आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक से हटा लिया है। हालांकि इस मामले में तनिष्क की ओर से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। ट्विटर पर इस विज्ञापन के विरोध में प्रतिक्रियाओं के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा, तो इस खूबसूरत विज्ञापन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर करने के लिए हिंदुत्व के धर्मांध लोगों ने तनिष्क ज्वेलरी का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। अगर हिंदू मुस्लिम एकत्व उन्हें बहुत परेशान करता है तो वे दुनिया में सबसे लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भारत का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने पर लोगों ने शशि थरूर के खिलाफ भी टिप्पणियां कर दी। इनमें से अधिकतर वे ट्रोल हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो भक्तगण हैं जाहिर है, जो संघी होंगे जाहिर है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब हर चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं जिससे हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा सके या उनमें दूरी पैदा की जा सके, उनमें भेद दिखाया जा सके। अब ये एक साझी संस्कृति का हिस्सा है। न जाने कितने हज़ारों हजार लोग हिंदुस्तान में ऐसे होंगे जो दूसरे धर्मों में शादी करके एक साथ रहते होंगे, एक दूसरे के रीति रिवाजों को मानते होंगे, पालन करते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे और दोनों सुख से रहते होंगे। ऐसे में इस तरह के विज्ञापन उस एकता को और बढ़ावा देते हैं, उस चीज़ को और मजबूत करते हैं और ये पूरे देश को मजबूती की डोर से बांधने वाली एक कहना चाहिए भावना है, जिसको जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन अंधभक्तों का और संकुचित बुद्धि वाले लोगों को ये सब न समझ में आता है, न वो इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास तरह के राजनीतिक अभियान की पकड़ में आ चुके हैं, उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और वो हमेशा नफ़रत और हिंसा की भाषा बोलते हैं, समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जाहिर है कि तनिष्क के इस ऐड के साथ भी उन्होंने यही किया है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, सभ्य हैं, भारत को एकजुट रखना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं एकजुटता के साथ, उन्हें इस तरह मौक़ों पर ऐसे संदेशों के साथ खड़े होना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कुछ नेताओं समेत 9 लोगों को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से एक वर्तमान और 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी ये दम भर कर कह रही है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ उसका गठबंधन अटूट है। वो ये भी कह रही है कि सीटें अगर बीजेपी की ज़्यादा आ जाती हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा आम है कि चुनाव नतीजों में अगर बीजेपी और एलजेपी की इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वे सरकार बना सकें तो नीतीश को दरकिनार किया जा सकता है। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपने पुराने कमांडर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कर लिया था। बहरहाल बीजेपी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें रविंद्र यादव, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। संघ परिवार से आने वाले और इस चुनाव में एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में कूदे राजेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा एलजेपी के टिकट पर लड़ रही उषा विद्यार्थी पर भी कार्रवाई की गई है। 2015 में बीजेपी ने बिहार में 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार वो 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब उसे 46 ऐसे नेताओं के टिकट काटने होंगे जो पिछला चुनाव
पार्टी के सिंबल पर लड़ चुके हैं। ये उम्मीदवार एलजेपी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं और एलजेपी उन्हें टिकट भी दे रही है। आने वाले दिनों में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ऐसे कुछ और नेताओं पर बीजेपी कार्रवाई कर सकती है। एलजेपी ने कहा है कि वो राज्य में 100 से ज़्यादा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि एलजेपी के साथ उसका कुछ बहुत लेना देना नहीं है और चुनाव के बाद आप सुरक्षित हैं, आपकी कुर्सी भी सुरक्षित है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि खेल क्या अंदर खाने चल रहा है और जिन नेताओं को पार्टी से निकाला भी गया है, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें जाहिर है कि चुनाव के बाद गले भी लगा लिया जाएगा, वो वापस अपनी पार्टियों में वापस ले भी लिए जाएंगे और उससे अपनी ताकत भी बढ़ाई जाएगी। तो ये भी एक पूरे गेम प्लान का हिस्सा है कि नीतीश की नाराज़गी भी दूर हो गई, हमारे कैंडिडेट भी मैदान में हैं उन सीटों पर भी जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनसे सीट झपटने के लिए, और अगर जेडीयू की सीटें भी कम हो जाए, कुछ हमारे उम्मीदवार और जीत जाए तो हमारी चुनाव के बाद स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। तो ये पूरा खेल बिहार में जो खेला जा रहा है वो नीतीश कुमार के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं देता और ये घबराहट नीतीश कुमार के बयानों में और उनकी जो आंगिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, उसमें भी देखी जा सकती है। और अब अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारियां आपको दे दूं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 71,75,000 के पार चला गया है। पिछले 4 हफ्तों से रोज आ रहे मामलों में देखी गई है गिरावट। भारत में कुल एक्टिव मामले 8,38,000 के पार चले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,78,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। गुजारिश ये भी है कि जिन मित्रों ने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया तुरंत कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।